हेलो एवरीवन। आप लोगों का बायो का एग्ज़ाम होने जा रहा है 18 ऑफ मार्च को। तो आपकी इसी प्रिपरेशन को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जाएं। जी हाँ, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप बात कर रहे हैं आरबीएसई बोर्ड के बारे में, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में जब कभी भी आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि ऐसा ट्रेंड रहा भी है कि पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं। और पुराने क्वेश्चंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को इवेलुएट करना। और इवेलुएशन तभी हो सकता है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करें और अपने आप को देखें, उस पोजीशन में देखें कि भैया कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। तभी आपको पता चलेगा कि आपने प्रिपरेशन कैसी की है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी पूरी पढ़ ली है, सब तैयारी कर ली है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्या करना है, कैसे करना है, उसका आंसर क्या देना है, इसको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम ये चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक साथ देख लें, चैप्टर वाइज देख लें। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप डाउनलोड कर लेते हैं, बट दिक्कत आती है कि सर चैप्टर वाइज अवेलेबल नहीं है। तो चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल किए हैं। रिसेंट 3 साल का जो ट्रेंड है उसको मैंने फॉलो किया है। 2015-14 के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए हैं। 3 साल के इसलिए लिए क्योंकि उससे पहले सिलेबस थोड़ा सा अलग था। अभी जो आपका रीसेंट एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके हिसाब से जो पेपर पैटर्न है वो मैंने पिछले 3 सालों का ज़्यादा फॉलो किया है, क्योंकि पिछले 3 सालों में यही पैटर्न, मतलब यही जो सिलेबस है वो फॉलो हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 के साथ में शुरू करेंगे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है जो 2024 आरबीएसई बोर्ड से लिया गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताना है। तो जब भी हम मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कुछ इस हिसाब से आपको बनाना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आपने इस तरीके से डायग्राम बनाया। क्या क्या चीजें इसमें रहेगी वो चीज ध्यान रखिएगा। जैसे ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये रहेगा आउटर इंटेग्यूमेंट, ये रहेगा इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये हमारे पास में रहेगा एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे रहेगा न्यूसेलस, ठीक है। ये हमारे पास में है माइक्रोपाइलर एंड, ये है चलाजल एंड, यहाँ पे रहेगा हाइलम और लास्ट में रहेगा फ्यूनिकल। ये हमारे पास में मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। तो 2024 में ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी मेगास्पोरेंजियम बात कर रहे हैं तो मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के बारे में बात की जा रही है। और जब भी आप ओव्यूल की बात करते हो तो ओव्यूल में हाइलम होता है, फ्यूनिकल होता है, इसके अलावा आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट होता है, न्यूसेलस होता है, एम्ब्रियो सैक है और माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम्स में आपको एक बात बता दूं, डायग्राम्स जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं पूरा ध्यान रखें कि सारे डायग्राम्स आप एनसीईआरटी बेस पे बनाएं, है ना। एनसीईआरटी के आधार पे बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पॉलन सैक। जो पॉलन सैक होती है यानी एंथर जो है बेसिकली, वहां पर एंथर वॉल में आपको उसका ट्रांसफर सेक्शन पूछा जा रहा है कि पॉलन सैक जो है, एंथर जो है, उसका आपको ट्रांसफर सेक्शन बनाना है। तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से एलएससी या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके इस हिसाब से रहता है। ये इस तरीके से रहता है। यहाँ पे आप ये 4 लोब बना देंगे इसके, ठीक है। 4 लोब इस तरीके से आप बना देंगे। इसमें आप 4 लेयर बनाएंगे सब लोग, है ना। 4 लेयर बनानी है। ये 3 हो गई, ये चौथी हो जाएगी टैपिटम वाली,
ये इस तरीके से लेयर बनानी। 4 लेयर है, नाम आपको पता होगा, इसका नाम होगा एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पे लेयर आती है बेटा एंडोथीसियम। तीसरे नंबर पे नाम आएगा मिडल लेयर, और चौथे नंबर पे नाम आएगा टेपिटम। तो ये हमारे पास में प्रीवियस ईयर में आरबीएससी 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए, एक आ गया ओव्यूल का डायग्राम, एक आ गया आपके पास में पोलन सेक का डायग्राम। अब आता है आरबीएससी 2023 में हम बात कर रहे हैं। 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2023 में हम बात कर रहे हैं। तो 2023 में क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन को डिफाइन करना है। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जा रहा है, यानी स्टेमन से पोलन ग्रेन पिस्टिल तक जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टिल, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट पूछा जा रहा है। तो भैया डबल फर्टिलाइजेशन तो वैसे भी प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में अगर आप बात करेंगे तो जब पोलन ट्यूब बनती है ना, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है और पोलन ट्यूब बनती है, तो उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक तो होता है सिंगेमी, और एक होता है इसमें ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगेमी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो जाता है, और यहाँ पे मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो जाता है, सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है। तो ये सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताना है। तो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक जो है, उस फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको सबको पता है कि यहाँ पर ये इस तरीके से पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाती है, और ये पोलन ट्यूब एंटर करने के बाद में एक मेल गैमेट तो जाइगोट बन जाता है, और एक आपके पास में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये तो बन जाएगा पेन, और ये बन जाएगा आपके पास में जाइगोट। ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन जीनोगैमी पॉलिनेशन। जीनोगैमी पॉलिनेशन का मतलब हो गया क्रॉस पॉलिनेशन की आप बात कर रहे हो। यानी जब भी आप बात कर रहे हैं, एक तो होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिक्नोगैमी, एक होता है जीनोगैमी। अगर मैं जीनोगैमी की बात कर रहा हूं तो जीनोगैमी में क्या हो रहा है कि जीनोगैमी में जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन की प्रोसेस 2 अलग अलग प्लांट के बीच में हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीनोगैमी। राइट वन एग्जांपल ऑफ एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस एंड पेरिस्पर्मिक सीड। देखिए, एल्बुमिनस मतलब जिसमें एंडोस्पर्म बच गया है, तो आप इसमें कोकोनट ले सकते हैं, है ना, कोकोनट ले सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राउंडनट ले सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस में अगर मैं बात करूं, ये ग्राउंडनट नहीं लेंगे, सॉरी, इसमें नॉन एल्बुमिनस में आप बात करेंगे तो पी आ जाएगा। और पेरिस्पर्मिक सीड की अगर आप बात करते हैं तो इसमें 2 ही हैं पेरिस्पर्मिक सीड में। एक तो है हमारे पास में ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च हो गया, और एक हमारे पास में हो जाएगा बीटरूट। ये हमारे पास में रहेगा। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ पिस्टल शोइंग द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। देखिए, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ग्रोथ ऐसे आ रही है, ये ऐसे बनाना है, ये ऐसे ग्रोथ दिखानी है आपको, ठीक है। ये ऐसा एक डायग्राम बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब वही है फ्लावर को अपने को गार्डन में अच्छे तरीके से ग्रो कराना। फ्लावर कल्चर करने की जो प्रोसेस है, फ्लावर प्रोडक्शन हो गया एक तरीके से, कहने का मतलब वो फ्लोरिकल्चर है। अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उन्हें ग्रो करवाना, कल्चर करवाना, वो फ्लोरिकल्चर में आता है। गार्डनिंग का प्रोसीजर मैं इसमें बीच में ले सकता हूँ। नेक्स्ट आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ये आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन है बेटा ना, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे पास में रहेगा फिलामेंट, और ये हमारे पास में रहेगा एंथर। फिलामेंट में 2 एंड होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। एंथर में अगर मैं बात करूंगा तो एंथर के अंदर बनते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स।
क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स, ये चीज। लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल स्टेमन। अच्छा, स्टेमन का डायग्राम तो बना ही दिया। एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। प्रोक्सिमल एंड जो है, अच्छा एक प्रोक्सिमल एंड होता है, एक डिस्टल एंड होता है। प्रोक्सिमल एंड जो है वो तो जुड़ा हुआ होगा किससे? सेपल से, पेटल से, सॉरी पेटल से या थैलेमस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है? आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको ये बताता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चीजें हुई है, यानी एक फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद फ्लावर में आप क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, दैट विल बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाएगी, जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाएगा, जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स है, वो सीड की कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब वही है कि भैया फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में हो क्या रहा है, जो ओव्यूल है वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सीड के अंदर। जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात कर सकता हूँ तो जो इंटेग्यूमेंट्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। इंटेग्यूमेंट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ जी, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो एंडोस्पर्म जो है वो दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियर होता है, एक सेल्यूलर होता है। न्यूक्लियर और सेल्यूलर। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में तो क्या है कि इस तरीके से ये ऐसे बने हुए होते हैं, ये इस तरीके से रहता है। और सेल्यूलर में अगर मैं बात करूं तो ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म में इस तरीके से रहता है। तो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया और एक हमारे पास में सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो गया। डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाना है बेटा। ये इस तरीके से डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये कॉटलिडन से जाएंगे, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये रेडिकल, ये प्लूमल, ये सब। चलिए अब 2015 का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। 2022, 2023, 2024 में पहले चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आया है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं 2015 में। तो 2015 में क्वेश्चन आया, व्हाई डू पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं पोलन ग्रेन की बात करता हूं तो लंबे समय तक ये प्रिजर्व क्यों रहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन का लंबे समय तक प्रिजर्व रहने का कारण ये है कि पोलन ग्रेन जो है उसकी जो आउटर लेयर है यानी एक्साइन जो है वो एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और आज तक ऐसा कोई एंजाइम या टेम्परेचर नहीं बना जिसपे पोलन ग्रेन स्पोरोपोलेनिन को हम क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके। तो इनडिस्ट्रक्टिबल है ये, इनडिस्ट्रक्टिबल है यानी डिकम्पोज नहीं होता है, नॉट डिकम्पोज्ड। यही कारण है कि लंबे समय तक पोलन ग्रेन जो है वो एज ए फॉसिल पड़े रहते हैं। अगला है, व्हाट इज एंडोस्पर्म एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। 2015 में पूछा गया कि एंडोस्पर्म क्या है। तो हम ये बोलेंगे कि पोलन ट्यूब की जब ग्रोथ हुई थी तो उसमें जो मेल गैमेट निकले थे ना, 2 मेल गैमेट थे। तो एक मेल गैमेट तो फीमेल गैमेट के पास चला गया, लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट था वो सेंट्रल सेल के पास में गया। और वो जो मेल गैमेट सेंट्रल सेल के पास में गया उसने फ्यूज होकर फिर क्या बनाया? एंडोस्पर्म बनाया। तो जो ये मेल गैमेट था ये गया आपके सेंट्रल सेल के साथ में और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ जिसकी वजह से क्या बना? PEN बना। क्या बना? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। अब ये एंडोस्पर्म जो है ये अलग अलग तरह के होते हैं।
अगर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म और एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर है, सेल्यूलर है और हेलोबियल है, तीन तरह के एंडोस्पर्म हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आया है स्पर्मेटोजेनेसिस को बताइए, तो एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बेटा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, स्पर्मेटो यानी स्पर्म, तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में अगर आपको याद होगा तो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है। ये क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। इसमें एनलार्जमेंट होता है, मतलब ये एनलार्ज होता है थोड़ा सा। ये बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें मियोसिस 1 शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 से 2 सेल बनती है, इनका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे होता है मियोसिस 2। क्या होता है? मियोसिस 2 होता है। और यहाँ पे बनेंगे 4 क्या बनेंगे भैया? स्पर्मेटिड बनेंगे। 4 बनेंगे स्पर्मेटिड। और फिर इन स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस होता है जिससे स्पर्म बनते हैं। तो ये पूरी स्पर्म बनने की प्रोसेस है। आप चाहें तो स्कीमेटिक डायग्राम से भी बता सकते हैं और आप चाहें तो पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, डिपेंड्स कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। हेड जो है, हेड के अंदर स्पर्म में एक्रोसोम आता है। क्या आता है? एक्रोसोम। और ये क्या करता है? ये पेनिट्रेशन ऑफ एग करवाने का काम करता है। पेनिट्रेशन ऑफ एग, एग की लेयर को डिसॉल्व करना और एग को पेनिट्रेट करवाना, ये काम होता है। मिडल पीस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। इसके अलावा टेल जो है ये मोबिलिटी देता है, मोबिलिटी टू स्पर्म, ताकि स्पर्म थोड़ा मूवमेंट कर सके, गति कर सके, ये चीज। नेक्स्ट आता है, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेम बताने हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप सभी को पता है 2023 का क्वेश्चन है ये। ओवरी आएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब होगा, एज यू नो दैट, यूट्रस है, सर्विक्स है और वेजाइना है। ये नाम तो याद करने हैं आपको, ये 5 नाम तो है ही हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब 2023 में उन्होंने ये कहा कि इनमें से किसी 3 के फंक्शन बताओ। तो इसका काम तो एग प्रोडक्शन होगा और हार्मोन रिलीज करना होगा, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कौन? ओवरी। फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म एग से जाकर जिस जगह पर फ्यूज होगा वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब है। और यूट्रस तो दिखती सी बात है कि इम्प्लांटेशन के लिए बना है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो जो बनेगा उसकी साइट ऑफ अटैचमेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि किस जगह पर वो जाके अटैच हो रहा है, तो हम नाम बोलेंगे यूट्रस में, क्योंकि पूरा जो डेवलपमेंट है वो उसी आधार पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, राइट 3 हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। 2023 का सवाल है। 3 हार्मोन बताने हैं प्लेसेंटा से। तो भैया पहला है एचसीजी, दूसरा है एचपीएल और तीसरा है प्रोजेस्टेरोन। एचसीजी में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एचपीएल में है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन।
ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, 2022 का क्वेश्चन। 2023 में तो वही दो क्वेश्चन पूछे, पर 2022 में इन्होंने ये पूछा कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो, तो हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जहां दोनों पेरेंट का पार्टिसिपेशन है, वो क्या है हमारे पास में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बोथ पेरेंट पार्टिसिपेट, वो हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर मैं बात करूंगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज आपको समझानी है। एक आपको समझानी है ब्लीडिंग फेज, एक आपको समझानी है प्रोलिफरेटिव फेज, एक आपको समझानी है ओव्यूलेटरी फेज, और एक आपको समझानी है सिक्रीटरी फेज। ये 4 फेज आपको समझानी है। तो ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सिक्रीटरी फेज, ये 4 फेज आपको समझानी है जब भी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज रिमूव्ड देन व्हिच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड एंड व्हाई। अगर मैं एक्रोसोम की बात करता हूं, तो अगर आप एक्रोसोम को रिमूव करते हैं तो एक्रोसोम में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हाई एलुरोनिडेज। क्या एंजाइम है? हाई एलुरोनिडेज। ये क्या करता है? ये एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। एग मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? डिसॉल्व करता है। तो अगर आपने स्पर्म का एक्रोसोम हटा दिया तो ये उस लेयर को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, यानी स्पर्म विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट, विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट एग मेम्ब्रेन। स्पर्म जो है वो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर स्टेम सेल्स, 2015 का क्वेश्चन है। स्टेम सेल्स क्या है? तो स्टेम सेल्स टोटीपोटेंसी वाली सेल्स है। कैसी सेल्स है? टोटीपोटेंसी सेल्स है। टोटीपोटेंट सेल्स है, मतलब जिनमें इतनी पावर है, हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट बॉडी, जिनमें पूरी बॉडी बनाने की या बॉडी पार्ट्स बनाने की एबिलिटी होती है, वो सब सेल्स क्या कहलाती है? स्टेम सेल्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आता है चैप्टर नंबर 3 पर। 2 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम बात करने वाले। तीसरे चैप्टर में हमारा कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो आर्ट की बात कर रहा है, तो आर्ट में आप सबको पता है सबसे पहली टेक्निक तो हमारे पास में आएगी IVF, जो सबसे फेमस है। इसका पूरा नाम होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक आप याद करेंगे ICSI, इसका नाम होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और तीसरा है GIFT, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये आप 3 नाम जरूर लिखें। IVF लिख सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है ICSI, जिसमें हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बताते हैं। और तीसरा हमारे पास में आता है GIFT, जिसे हम गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, राइट द फुल नेम ऑफ ZIFT। 2023 RBSE का क्वेश्चन है। तो फुल नेम्स यहाँ से हमें समझ में आता है कि आर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ZIFT का पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम बताना है। तो सबसे पहला तो आ जाएगा बैरियर मेथड, दूसरा आ जाएगा केमिकल मेथड, और तीसरा आ जाएगा स्टेरिलाइजेशन मेथड। है ना? बैरियर मेथड में जैसे आप कॉन्डम्स की बात कर सकते हैं,
यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग आयंस की बात कर सकते हैं, कॉपर आईयूडी की बात कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन में वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी आप करवा सकते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है आरबीएससी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है 2015 में से, व्हाट सजेशन विल यू गिव टू इनफर्टाइल कपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। मान लीजिए कि एक इनफर्टाइल कपल है जिसमें कंसीव नहीं हो पा रहा है, मतलब जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप उन्हें क्या सजेशन देंगे। तो ऐसे केस में आप उन्हें ये सजेस्ट करेंगे कि आप आर्ट का यूज करें। आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की सलाह हम देंगे। आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की आप सलाह देंगे, जिसमें आपके पास में है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। अब 3 चैप्टर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट यूनिट अब हमने फर्स्ट यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो 3 सालों के हैं, वो हमने कर लिए हैं, ताकि सारी चीजें हमारे पास में कंसेंट रहे कि हाँ भैया ये सही है, इस हिसाब से हमें करना है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 4 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सबसे पहले हमारे पास में आता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमें बताना है किसमें, ग्रास हॉपर में। तो ग्रास हॉपर आएगा इंसेक्ट के अंदर, टिड्डे में, इंसेक्ट में, और इंसेक्ट में हमारे पास में होता है XX XO, ये हमारे पास में रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन। अगला देखिए, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का रीजन क्या है। सिकल सेल एनीमिया होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन में बीटा ग्लोबिन चेन होती है, हीमोग्लोबिन हमें पता है कि अल्फा और बीटा चेन से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो बीटा चेन होती है ना, उस बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी का शेप है वो बाई कॉनकेव होने की बजाय सिकल शेप हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया में हुआ क्या कि भैया जो बीटा ग्लोबिन चेन थी, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें जो 6th पोजीशन थी उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन आ गया, वेलिन आ गया। कारण क्या रहा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की कोडिंग करता था GAG, लेकिन गलती से वो रिप्लेस होकर GUG बन गया, और इस वजह से वहां पर कौन आ गया, वेलिन आ गया। कौन आ गया, वेलिन। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस शेप ऑफ आरबीसी गेट चेंज्ड, शेप ऑफ आरबीसी गेट चेंज्ड। आरबीसी का जो शेप है वो बदल गया। मान लीजिए ये आरबीसी का शेप था, तो ये इस तरीके से हो गया। तो आरबीसी पहले ऐसे हुआ करती थी इनिशियल, बट फाइनल में ये हो गया, मतलब बाद में बदल गया। ये सिकल सेल एनीमिया में होता है कि आरबीसी का शेप रिड्यूस हो जाता है, और आरबीसी का शेप ऐसा होने से वो हीमोग्लोबिन का अमाउंट और क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, वो एक दिक्कत डालती है। तो ये 2024 में पूछा गया है। और आप एक मान के चलिए कि सिकल सेल एनीमिया बहुत प्यारा सवाल है, काफी बार रिपीट होता है। ड्रॉ ए पुनेट स्क्वायर शोइंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना है, जो 2024 में आपको पूछा हुआ है। तो देखिए पुनेट स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ, वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम एग्जाम्पल क्या लेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके पास में एग्जाम्पल होगा 4 o'clock प्लांट का, मिराबिलिस जलप्पा का 4 o'clock प्लांट। इसमें 2 फ्लावर लगते थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर। ये रेड कलर का होता था और ये वाइट कलर का होता था। यहाँ पे गैमेट बनेगा कैपिटल आर, यहाँ पे गैमेट बनेगा स्मॉल आर, और ये बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बन गया पिंक फ्लावर। कैसा हो गया, पिंक हो गया। ये पिंक फ्लावर आ गया। जब मैं पिंक फ्लावर की बात करता हूं तो इसका अपन को क्रॉस करवाना है, और इसके लिए अपन बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। तो जैसे मान लीजिए ये पुनेट स्क्वायर मैंने बनाया, ये मेल
का क्रॉस फीमेल के साथ में, और ये बना दिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये हमारे पास में जीनोटाइप तो आ जाएगा इसका 1:2:1। इवन फिनोटाइप भी क्या आ जाएगा 1:2:1, क्योंकि यहाँ पे तो ये बन जाएगा बिल्कुल रेड कलर के फ्लावर, ठीक है। यहाँ ये बन जाएगा व्हाइट कलर के फ्लावर, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो बनेंगे ये बनेंगे आपके पिंक कलर के फ्लावर। तो आप देख लो जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके सामने है, एक रेड है एक वाइट है दो पिंक है, तो 1:2:1 और जीनोटाइप फिनोटाइप भी यही आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिनोटाइप ऑफ कैपिटल आर आएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई जीनोटाइप सेलेक्टेड प्लांट विल बी। आरबीएससी 2023 में पूछा हुआ है कि भैया आपके पास में एक फिनोटाइप दिया, मतलब जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो देखिए ये दिखाता है, फिनोटाइप क्या होगा, सॉरी जीनोटाइप तो दिया हुआ है, ये होता है राउंड और ये होता है ग्रीन, तो ये क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए 2023 में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया है और 2024 में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया है। थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाना कि हो सकता है क्या 2025 में रिपीट होगा क्या, तो थोड़ा चांस कम है, लेकिन फिर भी देखिए 2 बार तो इसने रिपीट कर दिया है, कोई भरोसा नहीं है तीसरी बार भी रिपीट कर दे, तो इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ के जाना है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो जीन जो है वो आपस में मतलब एक जीन के जो दो अलील हैं वो दोनों ही अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं और उसमें कोई अलग ही कलर, अलग ही इंटरमीडिएट जीन जो होता है वो अपना इफेक्ट शो करता है, नया ही जीन फिनोटाइप आपको देखने को मिलता है, ऐसे डोमिनेंस को अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टर्नर सिंड्रोम विद सिम्टम्स। टर्नर सिंड्रोम बताना है विद सिम्टम। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम होता है 45 प्लस या 44 प्लस XO, 44 प्लस XO, मतलब इन दिस deficiency of 1X chromosome, deficiency of 1 sex chromosome is there। इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी हो जाती है, 23rd पेयर में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो ये 45 टोटल क्रोमोसोम 45 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 45 होते हैं। ऐसी फीमेल्स जो होती है, ऐसी फीमेल्स जो होती है वो स्टेराइल होती है और ओवरी अंडर डेवलप्ड होती है, जो ओवरी है वो कैसी होती है अंडर डेवलप्ड होती है। ये 2023 का क्वेश्चन है ना। अगला देखिए, अगला है 2022 में विच कलर्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द पर्सन इन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में देखिए जनरली कौन से कलर में दिक्कत ज़्यादा आती है, तो रेड और ब्लू में ज़्यादा आती है, इसमें आती है रेड और ब्लू में ज़्यादा दिक्कत आती है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। अगला एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय द पुनेट स्क्वायर। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको बताना है पुनेट स्क्वायर के द्वारा, आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन है, मतलब बार बार ये पुनेट स्क्वायर के क्वेश्चन दे रहा है ना। इस पे थोड़ा सा आपको गौर करना है, ये रिपीटिशन जब हो रहा है क्वेश्चन का तो किस फॉर्म में रिपीटिशन हो रहा है, इस पे आपको पूरा फोकस करना है। तो यहाँ समझिएगा एक बार, पुनेट स्क्वायर का लॉ ऑफ डोमिनेंस से बताना है तो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ये हमारे पास में था, इसमें गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसमें गैमेट बनेगा स्मॉल टी, क्रॉस कराएंगे ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो पुनेट स्क्वायर में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये बनेगा। जीनोटाइप आएगा इसका 1:2:1, फिनोटाइप आएगा 3:1। अगला देखिए एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। टेस्ट क्रॉस को बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए टेस्ट क्रॉस की बात करें
तो टेस्ट क्रॉस कब होता है? जब आप F1 प्रोजेनी का क्रॉस, जो आपकी F1 प्रोजेनी है उसका क्रॉस आप रिसेसिव पेरेंट के साथ में करो। F1 प्रोजेनी का क्रॉस किसके साथ में कर रहे हो? रिसेसिव पेरेंट के साथ में कर रहे हो, तो दैट विल बी टेस्ट क्रॉस। कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस स्मॉल t स्मॉल t, ये है आपके पास में कौन सा? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस हमेशा याद रखिएगा जब F1 प्रोजेनी का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में कर रहे हो। यहाँ गैमेट 2 बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ गैमेट एक ही बनेगा, दैट विल बी स्मॉल t। ये बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, ये बनेगा स्मॉल t स्मॉल t। इसमें जब आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो विल बी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो विल बी 1:1। तो जीनोटाइप भी आपके पास में 1:1 आएगा और फिनोटाइप अगर आप निकालोगे तो इट विल ऑल्सो बी 1:1। तो बोथ विल बी द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया क्या है? 2015 का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन रिपीटिशन ज्यादा हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया मेरे हिसाब से 2 या 3 बार हम देख चुके हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 से 3 बार हम देख चुके हैं। पुनेट स्क्वायर का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखें कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ये पॉइंट म्यूटेशन से होता है। ये मैं बता चुका हूँ हालांकि, फिर भी हम देख रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन से होता है। इसमें होगा क्या कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2015 में क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि 2 कैरेक्टर अगर एक जनरेशन में साथ में है तो नेक्स्ट जनरेशन में दे विल बी टुगेदर। इट इज नॉट कंपल्सरी, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होंगे। लेकिन लिंकेज में टीएच मॉर्गन ने ये बताया कि अगर कोई 2 जीन साथ में लिंक्ड हैं तो दे विल बी लिंक्ड टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन। वो टेंडेंसी है कि वो साथ में लिंक्ड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2015 में ही पूछा हुआ है, एक्सप्लेन कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है? व्हेन बोथ अलील्स शो देयर इफेक्ट इन द जनरेशन। जब दोनों अलील अपने इफेक्ट को शो करते हैं जनरेशन में तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल बी। तो ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये साथ आ जाएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी। और एग्जाम्पल इसके अलावा ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स भी हो सकता है। यस। अगला है चैप्टर नंबर 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब चैप्टर 5 पे बात कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो मतलब मैं कह सकता हूं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, राइट द टाइप ऑफ आरएनए व्हिच ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। देखिए अमीनो एसिड को साथ लाता है और इसको रीड करता है तो वो होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। भाई ये कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड जो है, जैसे ये न्यूक्लियोसाइड है 1 2 3 4, ये N2 बेस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड का, ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में ये जो बॉन्ड होता है इसका नाम क्या होता है? तो हमने बोला भैया इसका नाम होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगला है, राइट अबाउट द फॉलोइंग। 2024 आरबीएससी का क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड दैट हैज डुअल फंक्शन। किसके 2 फंक्शन होते हैं? तो हमने बोला भैया AUG के होते हैं। आपने बोला कैसे? मैंने कहा देखो AUG मिथियोनिन की कोडिंग करता है। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा ये इनिशिएशन कोडोन भी है, मतलब प्रोसेस को शुरू करवाने का जिम्मा भी इसी को दिया हुआ है, तो ये इनिशिएशन कोडोन भी है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, उसे हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। जो डीएनए का सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जॉइंड बाय विच एंजाइम? तो डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ये 2024 का क्वेश्चन है ना। 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए और आरएनए में 3 डिफरेंस बताइए। ये डीएनए है, ये आरएनए है।
ठीक है। तो डीएनए आरएनए में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए थोड़ा सा लेस स्टेबल है। डीएनए स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है और आरएनए मोर रिएक्टिव है। अगला, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर आप बात करेंगे, कौन सा ईयर का है, 2023 का है। तो N2 बेस और पेंटो शुगर ये दो जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर तुम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ते हो तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 से ही, डिफाइन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को डिफाइन करना है तो हमेशा याद रखिएगा एमआरएनए से जब आप प्रोटीन बना रहे हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो एमआरएनए से आपने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, 3 स्टेप में समझाना है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। और याद रखिएगा टर्मिनेशन स्टॉप कोडोन से होता है, ठीक है। और डायग्राम बनाना है ट्रांसलेशन का तो वही है, यहाँ पे ये टीआरएनए सबसे पहले आप बनाओगे, ये ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे ये टीआरएनए बनेगा ऐसे, है ना। ये चीज इस तरीके से ये बना। अगला देखिए, नेक्स्ट, नेम द डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया, अब देखिए बार बार आप देख पा रहे होंगे कि सिकल सेल एनीमिया अगेन एंड अगेन आ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि कौन से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में अगर हम बात करेंगे तो लैक ऑपेरॉन का अगर डायग्राम आपको याद हो तो प्रमोटर है, इंड्यूसर है, इनहिबिटर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई और ये है। इसमें जो जेड होता है ना, इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। वाई से परमीएज बनता है और ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। डायग्राम हो ही गया। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन 2022 में है। देखिए 2022 में ट्रांसक्रिप्शन आया, 2023 में ट्रांसलेशन आया है और 2024 में इन्होंने रेप्लिकेशन दिया नहीं था, है ना। 2024 में रेप्लिकेशन नहीं दिया, तो आप पूरी प्रोबेबिलिटी मानिए कि 2025 में पूरा चांस है रेप्लिकेशन आने के या ट्रांसक्रिप्शन आने के। मतलब आप ये मान के चलिए ट्रांसक्रिप्शन और ये अपने क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन में पूरे चांस है। रेप्लिकेशन थोड़ा अच्छे से देखिएगा, मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा एक बार, हालांकि मैं बताऊंगा तो सही आपको, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से एमआरएनए बनना। डीएनए से क्या बनना, एमआरएनए बनना, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है। ओके, डायग्राम बना देते हैं। देखिए एक बार, जैसे ये डीएनए है इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास में प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन। तो ये तो स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। अगला है राइट द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। राइट द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड में तो मैंने आपको अभी बताया था N2 बेस, पेंटो शुगर
और फॉस्फेट ग्रुप, ये न्यूक्लियोटाइड रहता है। राइट वन फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिक्स मॉडल में आप ये देख लीजिए कि A डबल बॉन्ड T होता है और C ट्रिपल बॉन्ड G होता है। मतलब प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन से जुड़ते हैं और पिरिमिडीन प्यूरिन से जुड़ते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा और साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये 5' से 3' है, ये 3' से 5'। अगला देखिए, राइट 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 4 गोल बताने हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तो एस्टिमेट करना है ऑल जीन्स, एस्टिमेट द फंक्शन ऑफ जीन, डेटा स्टोरेज और सीक्वेंस ऑफ एंड टू बेस। 4 गोल है उसके। हालांकि गोल्स तो ज्यादा हैं, आप चाहें जैसा लिख सकते हैं। 2015 में आया भाई। चलिए आगे बात करते हैं। 2015 का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। तो जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए की जाती है तो डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपेटा जाता है। तो डीएनए को जब हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपेटा जाता है ना, तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम होता है। मतलब आपने डीएनए को लपेट दिया किसके चारों ओर, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनाना वो न्यूक्लियोसोम है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर। तो देखियो ऐसा है, 5' से 3' होता है एक चेन और दूसरी एंटी पैरेलल होती है 3' से 5'। दूसरा A डबल बॉन्ड T होता है, C ट्रिपल बॉन्ड G होता है, ये आपको पता ही है। तीसरा बैकबोन जो है इसकी वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होती है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और चौथा क्या है इसमें, जो एक टर्न है, मतलब जो भी सिंगल टर्न होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर, और डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल पिच लेंथ आ जाती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये 4 पॉइंट है, ठीक है। 2015 में ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, एक तो स्टेबल होना चाहिए, एक सेल्फ रेप्लिकेटेड होना चाहिए, तीसरा इसमें म्यूटेशन बहुत लेस होना चाहिए, मतलब बहुत कम रेट पे म्यूटेशन इसके अंदर होना चाहिए। एक्सप्लेन विद द डायग्राम ऑफ हर्शे चेज एंड द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट पूछा है। तो हर्शे चेज ने वो बैक्टीरिया के ऊपर किया था, बैक्टीरियोफेज वाला। बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट था, अगर आपको याद हो तो, जो हर्शे चेज ने किया था। इसको डाला था किसके ऊपर, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ये बाहर वाला तो प्रोटीन का कैप्सिड है और अंदर वाला डीएनए है, ये चीज। चलिए चैप्टर 6 पे बात करते हैं। 5 चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ लिए। मेजॉरिटी जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे उनके क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के देख लिए हैं कि हाँ भैया ये बड़े बड़े चैप्टर्स में इस तरीके से रिपीट हुए। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे अगर हम ब्रेन साइज की बात करेंगे तो 600 से 700 सीसी के आसपास मान लो, 700 सीसी के आसपास मान लो, 650 से 700। मतलब एनालॉजी क्या होता है, तो एनालॉजी होता है एनालॉगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो एनालॉजी में अगर मैं बात करूं तो दिखती सी बात है कि यहाँ पे एनालॉगस में फंक्शनल बेसिस पे सिमिलैरिटी होगी, फंक्शनल सिमिलैरिटी होगी, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस होंगे।
तो उसे एनालॉजी बोलते हैं। 2024 में पूछे हुए सवाल है। अगला है राइट ब्रेन कैपेसिटी एंड लाइफस्टाइल ऑफ नियंदरथाल मैन। ब्रेन कैपेसिटी में अगर हम बात करेंगे तो वही 1200 से 1400 सीसी के आसपास आ जाएगा ब्रेन कैपेसिटी इसकी, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक लाइफस्टाइल में वही वाली बात है कि सीधे इरेक्ट पोस्चर था, इरेक्ट बॉडी पोस्चर था, मतलब सीधे चलते थे, है ना। और थिंकिंग एबिलिटी अच्छी थी, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो चुकी थी, ठीक ठीक एबिलिटी थी। 2023 में पूछा हुआ है ये। मतलब कुल मिला के आप देखेंगे 2024 में भी ब्रेन कैपेसिटी का क्वेश्चन था, 2023 में भी ब्रेन कैपेसिटी का क्वेश्चन था, तो चांस बन सकते हैं कि 2025 में भी ब्रेन कैपेसिटी का क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में सारे इवोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं वो लिख दीजिए ह्यूमंस में, और उसके बाद उनके ब्रेन कैपेसिटीज जो हैं वो सामने लिख दीजिए ताकि ये याद करके जाए। अडेप्टिव रेडिएशन बहुत प्यारा सवाल है। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया से शुरू होना, किसी भी स्पीशीज का एक ज्योग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होना और अलग अलग एरिया में रेडिएट करना, डिफरेंट एरियाज में क्या करना, रेडिएट करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ये चीज क्या कहलाती है, अडेप्टिव रेडिएशन कहलाती है। अडेप्टिव रेडिएशन की डिस्कवरी इसने डार्विन ने की थी जब वो गैलापागोस आइलैंड गए थे, जहाँ पे उन्होंने फिंच देखी थी, चिड़िया, जिसको नाम बाद में डार्विन फिंच दिया था उन्होंने। बट ही ऑब्जर्व्ड कि यार ये स्पीशीज जो है वो अलग अलग जगह जाके फिर उसने अपने अंदर बदलाव किए हैं, क्योंकि जैसी अडेप्टेबिलिटी डेवलप करने की नीड पड़ रही थी, कारण ये था क्योंकि हर एरिया की कंडीशंस अलग अलग थी, सो दैट्स व्हाई, तो उसे हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया जेनेटिक ड्रिफ्ट का, तो अब ध्यान रखिएगा, सडन चेंज इन पॉपुलेशन, सडन चेंज इन पॉपुलेशन जो होता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, अगेन आ गया ये क्वेश्चन। तो देखिए अडेप्टिव रेडिएशन बार बार आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो डार्विन फिंच का एग्जांपल आपको देना है। चलिए नेक्स्ट आता है होमोलॉजी और एनालॉजी में एनिमल्स में बताना है। तो होमोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल सिमिलर है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, फंक्शनल डिसिमिलैरिटी है। एनालॉजी में क्या होगा, स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी है, और फंक्शनल क्या है, सिमिलैरिटी है। अगला देखिए चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से कम आते हैं, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि उसमें आप जितने क्वेश्चन आंसर याद कर सकें। रीज़न बीइंग ये है, मैं आपको बताऊं कि इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर होता है जिसपे हर बच्चे को ऐसा लगता है कि यार ये इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसको याद करें नहीं करें, छोड़ दें, क्या करें। तो ऐसे में क्या करो कि उसके आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे आपके पास सैंपल पेपर अवेलेबल हो तो उससे पढ़ें उसको, तो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अगला है डिफाइन एक्टिव इम्यूनिटी। तो व्हेन बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस, जब बॉडी एंटीजेंस के खिलाफ खुद एंटीबॉडीज बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। 2024 में पूछा हुआ है। राइट द फुल नेम ऑफ एड्स। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट 4 वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो देखिए इन्फेक्टेड निडल, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेग्नेंट मदर टू फीटस,
और सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये 4 तरीके हैं, ठीक है। राइट अ वे टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन, बैरियर मेथड का यूज करना, कॉन्डम्स यूज, ठीक है। अगला देखिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है कि जब वो दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी साइज को कंट्रोल करती है। तो ये क्या करती है, दूसरी की साइज को कंट्रोल करती है, साइज कंट्रोल करने का काम करती है। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगी तो साइज कंट्रोल करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो बेनाइन ट्यूमर वो है जो लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह पर है, तो फाइटल नहीं है। और ये क्या है, ये थोड़ा स्प्रेड होती है, स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, ये दूसरे पार्ट्स में फैलती है, ये दिक्कत है। वन कॉज ऑफ कैंसर, तो कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस में जैसे आपके पास में हार्मफुल रेडिएशंस हो सकती है, एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, ये। अगला है 2023 का, राइट द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ एमीबियासिस। अमीबियासिस के पैथोजन का नाम बताना है। तो एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका। राइट द 2 सिम्टम्स ऑफ एंड 2 सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो कंटेमिनेटेड फूड, पहली बात तो फैलता किससे, कंटेमिनेटेड फूड, और कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। फिर क्या बोला है इसने, 2 सिम्टम क्या है, तो एब्डोमिनल पेन है भैया, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन है। इसके अलावा फीवर है। चलिए, डिफाइन इन्नेट इम्यूनिटी 2022 का क्वेश्चन है। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, ऐसी इम्यूनिटी जो आपके अंदर बाय बर्थ है, मतलब फ्रॉम बर्थ, बाय बर्थ, बाय बर्थ इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज में तो देखो दिखती सी बात है, अमीबियासिस है ना। इसके अलावा ये जितने भी हैं, मतलब कहने का मतलब टाइफाइड भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ही है, तो वाटर बॉर्न डिजीज है, टाइफाइड है, ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही तो फैलते हैं। तो एक्सप्लेन मेजर्स, तो दिखती सी बात है, बॉइल वाटर, बॉइलिंग वाटर यूज करो, बॉइल्ड वाटर यूज करो। और पानी इकट्ठा मत होने दो, डू नॉट अलाउ दी स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, पानी रुकने मत दो, अलाउ मत करो उसको। 2022 में पूछा था ये। फॉर विच प्लांट कोका एल्कोलॉइड, 2015 में पूछा कोकेन किससे मिलता है, तो कोकेन मिलता है इरिथ्रोजाइलम कोका से, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है, इरिथ्रोजाइलम कोका। व्हाट आर द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, ये थोड़ा एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक इफेक्ट होता है, एनर्जेटिक इफेक्ट होता है, मतलब बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी चार्ज करते हैं। डोपामिन के साथ में इसको, डोपामिन को रोकते हैं, डोपामिन को रोकते हैं, स्टिमुलेंट है, मतलब कुल मिला के एनर्जी देंगे, ये है। और अगला देखिए, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी में अगर मैं बात करूंगा तो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस बताना है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जिसमें बॉडी खुद पार्टिसिपेट करती है, पैसिव मतलब बनी बनाई लेते हैं। एक्टिव मेमोरी बेस्ड होती है, पैसिव मेमोरी बेस्ड नहीं होती है, ये याद रखिएगा।
एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम 2015 का क्वेश्चन है ये, तो डायग्राम आपको याद होगा। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम रहता है, डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है ना, ये चीज। अगला देखिए, राइट द नेम ऑफ माइक्रोब्स यूज इन ब्रेड मेकिंग। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन आ गया भैया, है ना, और ये बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। तो ब्रेड मेकिंग में यूज करेंगे आप किसका, यीस्ट का। यू ऑल नो दैट सैक्रोमाइसेस सीरेवेसी, सैक्रोमाइसेस सीरेवेसी, ये तो फटाफट से हो जाएंगे, आपको आते हैं इनके आंसर। ये बहुत सबसे इजीएस्ट चैप्टर बायो का ये वाला ही है। सीवेज ट्रीटमेंट में रोल क्या है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया यूज होता है और एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया यूज होता है। इनका काम क्या है, इनका काम है टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। 2024 में आया ये। बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाना है, तो बायोगैस प्लांट में देखिए ऐसे डाइजेस्टर होता है, यहाँ से ये इनलेट होगा, ये इनलेट होगा, ये आउटलेट होगा, ये ढक्कन हो गया, यहाँ से ये ट्यूब निकल जाएगी बाहर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राइट द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड वीवर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसेस सीरेवेसी। ये काफी बार आ गया है, ध्यान रखना है ना, काफी बार रिपीट हो गया है। यूज ऑफ इट, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में काम आता है, ब्रेड बनाने में भी काम आता है, पर ये रिवर्स यीस्ट बोला तो अल्कोहल प्रोडक्शन में लिखेंगे अपन तो। राइट द फुल नेम ऑफ बीओडी, बहुत प्यारा सवाल है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पॉल्यूटिंग पोटेंशियल एंड बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर। देखिए, अगर बीओडी ज्यादा है तो पॉल्यूशन ज्यादा है, ध्यान रखना। बीओडी कम है यानी पॉल्यूटिंग पोटेंशियल कम है, पॉल्यूशन कम है, ये याद रखना, सीधा रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच फंगस। पेनिसिलिन जो है ये पहली एंटीबायोटिक थी, ये पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी। किससे मिली थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। अगला है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज माइक्रोब्स आर रिमूव्ड। अगर माइक्रोब को रिमूव कर दिया तो ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन नहीं होगा तो बीओडी ज़्यादा होगी, और बीओडी ज़्यादा होगी तो पॉल्यूशन जो है वो तगड़े लेवल पे बढ़ जाएगा, मतलब गंदगी और बढ़ जाएगी, ये चीज़। तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटा दोगे, ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से बीओडी बढ़ जाएगी और पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला है चैप्टर नंबर 9, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। राइट वन मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। जीन गन ले सकते हो आप, बायोलिस्टिक गन बोल दीजिए, जीन गन बोल दीजिए। 2024 में आया ही है ना। डायग्राम ऑफ इकोलाई और वेक्टर PBR322। PBR322 का डायग्राम बनाना है, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल भी है ना। ये टेट्रासाइक्लिन हो गया, मान लीजिए ये एम्पिसिलिन हो गया, यहाँ पे ORI हो गया, ये ROP हो गया, ये जगह खाली कर दी अपन ने। ऐसे ये करके अपने पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अगला है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पार्स स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्स स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर 2023 में पूछा हुआ है, मतलब बायोरिएक्टर का डायग्राम और पीबीआर 322 का। एक्सप्लेन वन फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें ओआरआई साइट होनी चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या है, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए पहले उसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर का मेन काम होता है कि उसका रेप्लिकेशन तो करवाए। सो दैट्स व्हाई इट शुड हैव एटलीस्ट वन ओआरआई साइट सो दैट रेप्लिकेशन कैन टेक प्लेस। नाउ आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी है भैया। तो बायो मतलब लिविंग। तो लिविंग मैटर में जब अल्ट्रेशन किया जाता है ताकि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं, प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर बनाए जाएं, तो वो कहलाएगा बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। अगला देखिए व्हाट इज जीन गन। तो जीन गन में क्या होता है कि टंगस्टन के साथ में कोटिंग की जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, फिर उसका बोम्बार्डमेंट करवाया जाता है। बोम्बार्डमेंट करवाने से क्या होगा कि भैया वो तेजी से जाएगा वहां पे और सेल को पेनिट्रेट कर जाएगा और न्यूक्लियस में स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये चीज होती है और ये जीन ट्रांसफर की मेथड है। जीन ट्रांसफर का मेथड है ये। बोला ना यूज किया तो बोलना जीन ट्रांसफर का मेथड। 2022 में आया था ये। एक्सप्लेन एनी वन फीचर ऑफ टू रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। ये देखो वही वाला क्वेश्चन वापस आ गया। मतलब ओआरआई साइट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। कुल मिला के सेलियन फीचर्स ऑफ वेक्टर पढ़ के जाना एग्जाम में। वेक्टर के सेलियन फीचर पढ़ के जाना, एग्जाम में पक्का पक्का आने के चांस वहां पर है ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला है राइट द नेम्स ऑफ टू एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम लिखने हैं। तो एक आपके पास में आ जाएगा हिंद सेकंड और एक आपके पास में आ जाएगा इको R1। तो एक तो हो जाएगा हिंद सेकंड और एक कौन सा हो जाएगा? इको R1 हो जाएगा। अगला है राइट द नेम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन प्लाज्मिड। कौन कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं? तो एक तो पाया जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक पाया जाता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये दो रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। अगला देखिए व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? डिजायर्ड डीएनए यानी फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए इज इक्वल टू आर डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। मतलब किसी भी डिजायर्ड डीएनए को जब हम किसी वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए कहलाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में क्या करना होता है? अगर वो जेल लेते हैं, सारे डीएनए सेगमेंट्स को उसमें डाल देते हैं और एक तरफ हम लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीएनए को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो स्मॉलर साइज के डीएनए है वो रैपिडली मूव करते हैं और जो बड़े साइज के डीएनए है वो स्लोली मूव करते हैं, जिससे छोटे साइज वाले डीएनए अलग हो जाते हैं, बड़े साइज वाले डीएनए अलग हो जाते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वही वाली बात है कि हमारे जीन्स में ऑल्ट्रेशन करना ताकि हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट बना सकें, दैट विल बी जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर पीसीआर टेक्निक की बात कर रहे हैं तो पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 2015 में ही आया ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप्स होंगे। एक आपके पास में होगा डीनेचुरेशन, एक आपके पास में होगा एनिलिंग और एक आपके पास में होगा एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप में आपने करना है। अगला है व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। चैप्टर 10 पे आ गए हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो जिन एनिमल्स के जीन में बदलाव कर दिया गया है, जिन एनिमल्स के जीन में क्या किया गया है? ऑल्ट्रेशन किया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है, ऐसे एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल का बेनिफिट क्या है? डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए। डिजायर्ड प्रोडक्ट ले लो, वैक्सीन सेफ्टी ले लो,
इन चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। 2024 में आया ही। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में जनरली माइस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और हमें पता है कि हमें जब भी कोई नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो वी वांट कि भाई ये सही है या नहीं है, तो उसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी, इससे मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट अगला है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अर्ली डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करती है? तो देखिए, दिखती सी बात है कि इसमें जो RT-PCR टेस्ट है वो विदाउट सिम्टम्स डिटेक्शन कर लेती है। क्या कर लेती है? डिटेक्शन कर देती है। विदाउट सिम्टम ये क्या कर लेती है? डिटेक्शन कर लेती है, ये चीज है। अगला है व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल? तो अगर मैं ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करता हूं तो ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब वही है जो एनिमल whose gene have been altered, whose gene have been altered, जिनका जीन अल्टर कर लिया गया है, whose gene have been altered are called transgenic animals, उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। राइट फंक्शन ऑफ ADA, अगर मैं ADA की बात करता हूँ, एडिनोसिन डीअमीनेज की बात करता हूँ, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम के लिए क्या रहता है? इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिशिएंसी से अगर हम बात करें तो जीन डेफिशिएंसी होगी तो उसकी डिजीज होता है, जिसमें फिर जीन थेरेपी करवानी पड़ती है। जीन थेरेपी होती है इसके डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। 2022 में इसमें क्वेश्चन दिया गया बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी क्या है कि जब आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या करती है कि किसी के बायो रिसोर्स का यूज करती है बिना उससे परमिशन लिए, बिना उसको कंपनसेटरी पेमेंट दिए, तो ये कंडीशन कहलाती है बायोपायरेसी। मतलब किसी भी नेशन के बायो रिसोर्सेज को बिना उसकी परमिशन के, बिना ऑथराइज्ड परमिशन के, बिना कंपनसेटरी पेमेंट के इस्तेमाल करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में तो आप ह्यूमिलिन कह सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमिलिन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ह्यूमन प्रोटीन बनाया जाता है। ह्यूमन प्रोटीन ले लीजिए, या अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाया जाता है जो एम्फीसीमा को ट्रीट करने में काम आता है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में काम आता है। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक, 11th चैप्टर में है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। RBSE 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक में अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड आपको मिलेंगे ये रिसोर्सेज, पॉपुलेशन है और ये टाइम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया जाएगा dN/dt Rn k - n/k, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं दैट विल बी लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। अगला है पॉपुलेशन के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेटालिटी यानी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, ये 2024 का क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, मोर्टेलिटी। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो एज ग्रुप, सेक्स रेशियो भी हो सकता है। अगला है 2022 में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक कॉज बताना है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक कॉज हमारे पास में क्या है बायोडाइवर्सिटी का? तो हम बोल सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अगला है स्पीशीज एरिया रिलेशन में पैटर्न को बताना है बायोडाइवर्सिटी में। तो स्पीशीज एरिया रिलेशन में आप बात करेंगे तो CA⁴ और ये होगा log S = log C + Z log A।
ये स्पीसीज एरिया रिलेशन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भैया एरिया बढ़ाओगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बट एक टाइम के बाद में उस लेवल पे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, S इजिकल्स टू सी ए की पावर Z। अगला देखिए, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लोजन। टू डिक्रीज MMR, डिक्रीज IMR, इंक्रीज नेटालिटी, और मेडिकल फैसिलिटीज बेटर है। ये कुछ 4 कारण हम समझते हैं। वेस्प प्रिफर्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फिग ट्री फॉर लेइंग इट्स एग्स, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। वेस्प को वहीं पे क्यों देना है? क्योंकि फिग जो है, फिग और वेस्प में एक को रिलेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि वेस्प इसमें पॉलिनेशन करवाता है और फिग इसको सेफ प्लेस देता है उसके लिए। इसके अलावा एग का प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है, पर नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए नरिशमेंट भी दे रहा है। उसके लिए सीड दे रहा है, फ्लावर प्रोडक्ट दे रहा है, ये सब दे रहा है, ये फायदे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है चैप्टर 12 इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम में हम जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर बात करते हैं। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? एनपीपी। तो एनपीपी है जीपीपी, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को लेस कर दो, ये आ जाएगा एनपीपी। एक्सप्लेन विद द डायग्राम दैट व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो देखिए ऑलवेज अपराइट का कारण है कि भैया एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर को जाएगी। जैसे प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी है। तो इसको अगर 10,000 जूल है तो 10% एनर्जी के हिसाब से यहाँ 1000 जाएगा, यहाँ 100 जाएगा और यहाँ 10 ही जाएगी। तो ये ऑलवेज अपराइट ही होगी। कैसे? यहाँ 10,000 जूल, या 1000, या 100 और यहाँ पे 10। ये 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से इट विल ऑलवेज बी अपराइट, क्योंकि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर एनर्जी जाती है। क्योंकि नेचर में सबसे पहले एनर्जी फिक्सेशन का काम जो करता है वो प्रोड्यूसर करता है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है कि एक गिवन टाइम पे कितना बायोमास अवेलेबल है, दैट विल बी स्टैंडिंग क्रॉप। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, ये पिछले साल ही आया है, ध्यान रखना ना। लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अगला है वाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट 2022। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये, इस साल भी चांस है, ध्यान रखना। तो ऑलवेज अपराइट क्यों है? क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और एनर्जी फिक्सेशन जो है, एनर्जी फिक्सेशन जो है वो कौन करते हैं? प्रोड्यूसर करते हैं भैया। कौन करते हैं? प्रोड्यूसर करते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट है वाई पिरामिड्स ऑफ बायोमास इज फाउंड इन व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ ओशियंस में किस तरह का होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। अगला व्हाट सजेशन विल यू गिव टू सेव द इम्बैलेंस इकोसिस्टम। फॉरेस्टेशन करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, डिफॉरेस्टेशन कम करो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कम करो, तब जाके स्टेबल होगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन फूड चेन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड चेन आर देयर। फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो फूड चेन 3 तरह की होती, 2 तरह की होती है, एक जीएफसी एक डीएफसी। सीक्वेंशियल फॉर्म है, सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो, वो फूड चेन होती है। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या इंपॉर्टेंट है?
फूड चेन और फूड वेब, ये सिंगल चेन है, ये मल्टीपल चेन है। इसमें ट्रॉफिक लेवल फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये है। अगला आता है इकोसिस्टम क्या है, तो बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन जो होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी। चलिए लास्ट चैप्टर है XC2 कंजर्वेशन। क्या है? ऑफ साइट कंजर्वेशन है, मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अगर आप उसे सेव कर रहे हैं तो दैट विल बी XC2। एग्जाम्पल सीड बैंक, जू एटसेट्रा। लास्ट है इन सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल बताना है तो इन सीटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन है। ऑन साइट में हमारे पास में एग्जाम्पल क्या रहेगा? ऑन साइट में एग्जाम्पल रहेगा नेशनल पार्क, सफारी पार्क एटसेट्रा, ये चीज़। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आपके चैप्टर वाइज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन होने के चांस पूरे हैं। तो अच्छे तरीके से इन्हें पढ़िएगा, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। करना बिल्कुल अच्छे से है। चलिए ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कर्ष जुड़े रहें। थैंक यू।